हेलो नमस्कार, मैं इसके सक्सेना आपकी केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए आज हमने फिर गेस क्वेश्चन 2022 के लिए लाए हैं। यदि इसका लघु उत्तरीय प्रश्न हमने लाया है जो कि 2022 एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करने वाला है ना। हमारा चैनल का नाम है ब्रिलियंट केमिस्ट्री पॉइंट। आप सबसे पहले अगर इस चैनल पे आए हो तो थोड़ा सा है ना सब्सक्रिप्शन बटन को दबा दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा होने वाला है ना। तो हम लोग क्या बताते हैं इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि पीडीएफ के लिए चैनल पे टेलीग्राम चैनल हमारे ब्रिलियंट केमिस्ट्री पॉइंट नवादा से जुड़ जाए। वहाँ पे हमने पीडीएफ डाल रखा है, वहाँ पे आसानी से आपको मिल जाएगा, है ना। आप अगर कोई सवाल में प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर से पूछ सकते हैं। इस सवाल में थोड़ा प्रॉब्लम है, हमें समझने में प्रॉब्लम है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं। व्याख्या करना है आपको, है ना। कहता है आयनिक ठोस, जो आयनिक ठोस है प्यारे विद्यार्थी, वो गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं। जब ये ठोस अवस्था में होता है तो विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों समझाना है आपको, है ना। तो चलिए क्या कह रहा है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में मुक्त आयन के रूप में मौजूद होते हैं। यानी जब आयनिक ठोस जब गलित अवस्था में रहता है तो इसकी खास बात है कि इसके जो आयन होते हैं वो मुक्त अवस्था में मौजूद होते हैं एवं आयन गतिशील होते हैं। जब आयन मुक्त होगा तो ये चलने फिरने भी लगेगा आयन, है ना। इसीलिए गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में आयन गमन नहीं करता है, इसीलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। तो ये सवाल समझ में आ गया होगा कि जो आयनिक ठोस होते हैं उसमें मेरा क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, उसमें जो होता है गलित अवस्था में आयन का चालन होता है, जबकि ठोस अवस्था में आयन का चालन नहीं होता। इसी प्रकार से गलित अवस्था में विद्युत का चालन करता है जबकि ये ठोस अवस्था में नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे क्या कहा जाओ, कहता है उप सहसंयोजन संख्या का क्या अर्थ है समझाना है ना। तो कहता है कि अब यदि कणों के निकटतम उपस्थित गोलों की संख्या को क्या कहते हैं? उप सहसंयोजन संख्या के नाम से जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जैसे ये क्या किसका क्वेश्चन है? सॉलिड स्टेट चैप्टर का क्वेश्चन है। सॉलिड स्टेट चैप्टर का क्वेश्चन है कि उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं। तो उप सहसंयोजन संख्या हम कहते हैं कि जैसे मेरा एक गोला है, इस गोले के जितने निकटतम गोले की संख्या होगी उस गोलों को हम लोग क्या बोलेंगे? उस गोले की संख्या को हम लोग बोलेंगे उप सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाएगा। यहाँ पे दे रखा है क्या? यहाँ पे दे रखा है कि फलक केंद्रित इकाई सेल में उप संयोजन कितनी होती है? 12 होती है। यानी कि एफसीसी में उप संयोजन कितना होता है? 12 होता है। अंतः केंद्रित यानी कि बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 8 होता है प्यारे विद्यार्थियों, है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? एल्कोहल एवं जल के 1 विलयन में आणविक संयोजन क्रिया की भूमिका क्या है? तो कहता है एल्कोहल एवं जल दोनों में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, जिसके कारण विलयन में अंतरा आणविक बल घट जाता है, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है तथा विलयन का वास्तव घट जाता है। अन्वयन क्रिया कहना है विद्यार्थी क्या करता है? तो दे रहा देखो मेरा क्या है, ये जल है और यहाँ पे क्या है? एल्कोहल है, ये अल्कोहल है। जब ये दोनों मिलेगा आपस में तो जो फाइनली जो विलयन बनने वाला है, जो फाइनली विलयन बनने वाला है उसका जो होता है अंतराण्विक बल घट जाता है। जब अंतराण्विक बल घट जाएगा तो यहाँ पे दाब जो होगा बढ़ जाएगा, यानी कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है कि विलोम या उल्टा प्रसरण को परिभाषित करना है प्यारे विद्यार्थियों। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन को क्या करना है, हमें देखना है कि उल्टा प्रसरण क्या होता है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि यदि बाहरी दाब का मान प्रसारण दाब से अधिक हो जाता है तो विलायक के कण समुद्री जल से शुद्ध जल की ओर गमन करता है, उसे विलोम प्रसारण कहते हैं। यानी कि जो जैसे प्रसारण की क्रिया को रोकने के लिए हमें जितना बल लगाना पड़ता है, अगर उससे हम लोग क्या करते हैं अधिक बल लगा देते हैं तो जो विलायक के कण होगा शुद्ध समुद्री जल से शुद्ध जल की ओर गमन करना शुरू करेगा, यानी कि ये क्या करता है प्यूरिफिकेशन का काम करता है। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हिमांक अवनमन से आप क्या समझते हो? तो कहता है कि शुद्ध विलायक के हिमांक बिंदु एवं विलयन के हिमांक बिंदु के अंतर को हिमांक में अवनमन कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि डेल्टा टी एफ इक्वल टू
T0F माइनस TF होता है ना। ये इसका इक्वेशन होता है, आप इसको याद रखेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि मोल अंश को परिभाषित करना है प्यारे विद्यार्थियों। तो विलयन के कुल मोलों की संख्या में उपस्थित विलय और विलायक के मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे, मोल अंश के नाम से जानेंगे। मोल अंश क्या है विद्यार्थी, कहता है कि विलयन में जो कुल उपस्थित मोलों की संख्या होती है उसमें विलय का और विलायक के जो मोल की संख्या होती है उसके अनुपात को हम लोग मोल अंश के नाम से जानते हैं। मोल अंश तापमान पर निर्भर नहीं करता है प्यारे विद्यार्थियों, मोल अंश तापमान पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, क्या आप एक जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नहीं विद्यार्थी, क्योंकि हम लोग कॉपर सल्फेट के विलयन को हम लोग जिंक के पात्र में नहीं रख सकते हैं। इसका रीजन क्या है, जरा सुनिए, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जिंक का अपचयन विभव का मान, कह रहे क्या विद्यार्थी, जिंक का जो अपचयन विभव का मान है कॉपर के अपचयन विभव के मान से कम होता है, अतः जिंक कॉपर आयन को विस्थापित कर देगा, है ना। यानी जिसका अपचयन विभव का मान कम होगा क्या करेगा, दूसरे तत्वों को उसके लवण से क्या करेगा, विस्थापित करने का काम करेगा। तो ये लिखता है जिंक कॉपर आयन को विस्थापित कर देगा, अतः हम कॉपर सल्फेट को जिंक के पात्र में नहीं रख सकते हैं। यानी कि ये मेरा क्या है, ये मेरा जिंक के बर्तन है, इसमें हमें रखना है कॉपर सल्फेट रखना है, तो हम नहीं रख सकते हैं, क्योंकि कॉपर क्या होता है, इसका अपचयन विभव का मान कम होता है, जिससे क्या करता है, इस कॉपर को विस्थापित कर देता है और ये विलयन के फॉर्म में यही चला जाएगा। यानी बर्तन धीरे धीरे गलना शुरू कर देगा, लास्ट में ZnSO4 बन जाएगा, जो कि हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्या कह रहा है कि किसी विलयन की चालकता तनुता के साथ क्यों घटती है। तो सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विलयन के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित मोलों की आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। यानी तनुता प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या घट जाती है, अतः विलयन की विशिष्ट चालकता भी घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि उन धातुओं की सूची बनाएं जिसका अब वैद्युत अपघटन निष्कर्षण होता है। यानी उन धातुओं का निष्कर्षण किस भी वैद्युत अपघटन विधि से होना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि उन धातु को लिस्ट बनाना है जिसका अगर निष्कर्षण कैसे करना है, वैद्युत अपघटन विधि से होता है। तो सुनिए क्या कह रहा है कि अत्यधिक क्रियाशील धातु अपचयन विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है, जो प्रबल अपचायक की तरह कार्य करता है, उसे वैद्युत अपघटन विधि द्वारा निकाले सकते हैं। जैसे सोडियम हो गया, जैसे पोटेशियम हो गया, जैसे कैल्शियम हो गया, जैसे मैग्नीशियम हो गया, इत्यादि धातु को हम लोग वैद्युत अपघटन विधि से निष्कर्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघटन के विलयन के चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। कहता किसी वैद्युत अपघट के विलयन के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। यहाँ पे दूसरा कह रहा है मोलर चालकता क्या है, तो कहता है मोलर चालकता किसी विशिष्ट चालकता एवं वैद्युत अपघट के 1 मोल रखने वाले आयतन के गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलर चालकता के नाम से जानते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। कह रहा है कि फैराडे के वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें। फैराडे का प्रथम नियम लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसको कैसे समझना है, कहता है कि फैराडे का प्रथम नियम क्या है, फैराडे का प्रथम नियम क्या है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कहता है कि वैद्युत अपघटन के 1 मोल यानी वैद्युत अपघटन के किसी इलेक्ट्रोड पर एकत्रित भार आवेश के सीधा समानुपाती होता है, उसे फैराडे का नियम कहते हैं, उसे फैराडे का नियम कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। यानी कि जो द्रव्यमान होगा ये सीधा समानुपाती किसका होगा, चार्ज का, यानी कि आवेश का सीधा समानुपाती होगा। जब W को इक्वल में लाएंगे तो क्या होगा, ZIT के फॉर्म में बन जाएगा। यानी कि एक क्वेश्चन आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करना है कि वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। कहता है किसी इलेक्ट्रोड पर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है तो एकत्रित भार विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। यानी कि एक इलेक्ट्रोड है मेरा, एक क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, यानी कि इसमें कितना है, बैटरी से हमने जोड़ देता है। यानी कि इस इलेक्ट्रोड पे 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक
प्रवाहित करना है तो उस टाइम जो इलेक्ट्रोड पे जो भार जमा होगा उस भार को हम लोग विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नाम से जानेंगे, है ना। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। लवण सेतु क्या है, दो उपयोग को लिखना है प्यारे विद्यार्थियों। तो लवण सेतु क्या है, कहता है वैसा यू आकार की नली, यानी कि वैसा यू आकार की नली, ये यू आकार के जैसा दिख रहा है प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि ये यू आकार के जैसा दिख रहा है, यानी ऑक्सीकरण अर्ध एवं अवकरण अर्ध के द्वारा जुड़ा रहता है। ये कैसे रहता है विद्यार्थी, इस प्रकार से बर्तन में जुड़ा रहता है, यानी कि ऑक्सीकरण अर्ध और अवकरण अर्ध से जुड़ा रहता है, उसे लवण सेतु कहते हैं। इसके दो उपयोग निम्नलिखित है प्यारे विद्यार्थियों, यानी इसके दो उपयोग निम्न है। कहता है लवण सेतु आंतरिक शेल परिपथ को पूरा करता है, यानी कि दो मेरे पास क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ऑक्सीकरण अर्ध एवं अवकरण अर्ध दिख रहा है, इसके आंतरिक परिपथ को पूरा करने का काम करता है मेरा लवण सेतु करता है। दूसरा कह रहा है कि दोनों अर्ध सेलों के बीच विद्युत उदासीनता को बनाए रखने में ये कामयाब होता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि विद्युत रासायनिक के वेग का प्रभाव क्या पड़ता है उल्लेख कीजिए, है ना। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों के बारे में लिखना है। तो कहता है यहाँ पे ध्यान से देखो क्या 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 कह रहा है। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले निम्नलिखित कारक हैं। पहला तापमान, दाब, सांद्रता और उत्प्रेरक होता है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने का काम करता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि तापमान बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्यों घटता है। अतः भौतिक अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का साम्य पीछे चला जाता है, अतः भौतिक अधिशोषण ताप बढ़ाने पर घटता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, अधिशोषण संतापी वक्र क्या है। कहता है कि अस्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा यानी कि x/m गैस के दाब के संबंध को अधिशोषण संतापी को नाम से जानते हैं, यानी जो x/m है और जो मेरा दाब है इन दोनों के बीच के जो संबंध है इसी को हम लोग क्या कहने वाले हैं, अधिशोषण संतापी कहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, अपोहन को परिभाषित करना है कि अपोहन क्या है। कहता है कोलाइडी विलयन से शुद्ध कोलाइडी कण को अशुद्ध कोलाइडी कण को बाहर निकालने की प्रोसेस को हम लोग अपोहन कहते हैं, यानी कि जो मेरा ये कोलाइडी विलयन है इसमें जो अशुद्ध कण उपस्थित है इसे जो बाहर निकालने की प्रोसेस है, इससे जो बाहर निकालने की प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग अपोहन के नाम से जानते हैं, यानी कि कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने का तरीका है। तो अपोहन क्या है, कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की एक प्रोसेस है, एक क्रियाएं होती है ना। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है, पेप्टीकरण को परिभाषित करें। पेप्टीकरण को परिभाषित करना है तो पेप्टीकरण क्या कहता है, वह प्रक्रिया जिसमें शुद्ध अपक्षेप को उपयुक्त वैद्युत अपघटन के दौरान कोलाइडी विलयन में बदला जाता है उसे पेप्टीकरण कहते हैं। पेप्टीकरण प्यारे विद्यार्थियों एक प्रकार का कोलाइडी विलयन बनाने का एक तरीका है, यानी कोलाइडी विलयन बनता है किससे, पेप्टीकरण प्रोसेस से बनता है। ये क्या कहता है कि इस कोलाइडी विलयन में जो अपक्षेप उपस्थित होते हैं शुद्ध अपक्षेप को उपयुक्त वैद्युत अपघट डालना पड़ता है, यानी कि उपयुक्त वैद्युत अपघट क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, जिससे ये कोलाइडी विलयन में बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा मेरा विद्यार्थी, ये कोलाइडी विलयन मेरा बन जाएगा। इस प्रकार से हमें इसका परिभाषा को डिफाइन करना है। कहता है कि वैसा प्रक्रिया जिसमें शुद्ध अपक्षेप को उपयुक्त वैद्युत अपघटन के द्वारा कोलाइडी विलयन बदला जाता है उसे पेप्टीकरण कहते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्राउनियन गति क्या है। तो कहता है कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के टेढ़ी मेढ़ी गमन की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति के नाम से जानते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितना है विद्यार्थी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा, टिंडल प्रभाव को परिभाषित करना है। अगर कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के फैलाने की क्रिया को टिंडल प्रभाव के नाम से जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? एल्युमिनियम के निष्कर्षण में निर्छालन का क्या महत्व है? एल्युमिनियम के निष्कर्षण में निर्छालन का क्या महत्व है, इसके बारे में समझाना है आपको कि क्या महत्व है। कहते हैं एल्युमिनियम के मुख्य अयस्क बॉक्साइड में अधिकांश सिलिका, आयरन और आयरन ऑक्साइड की अशुद्धियाँ होती है। कहता है बॉक्साइड अयस्क के शोधन में निर्छालन विधि प्रयुक्त होता है। इसमें अयस्क को सांद्र HNO विलयन के निर्छालन करते हैं और अशुद्ध पीछे छूट जाता है। यानी कि आपको निर्छालन में सोडियम हाइड्रोक्साइड में बॉक्साइड को डाला जाता है जिससे अशुद्धियाँ दूर हो जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि कॉपर के धातु कर्म में सिलिका की क्या भूमिका है, इसको बताना है आपको। कहता है कि कॉपर के धातु कर्म में सिलिका अम्लीय गालक के रूप में कार्य करता है। यह FeO से संयोग करके FeSiO3 धातुमल बनाती है। यानी कि यहाँ पे धातु कर्म में सिलिका का महत्व क्या है कॉपर में, जिसमें जो अशुद्धियाँ मिली होती है प्यारे विद्यार्थियों, क्या होता है? FeO अशुद्धि के रूप में होता है। इसमें SiO2 गालक के रूप में मिलाते हैं जिससे दोनों अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? FeSiO3 बना लेता है जो एक धातुमल की तरह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है एल्युमिनियम के धातु कर्म में क्रायोलाइट की क्या भूमिका है, लिखना है। कहते हैं एल्युमिनियम के धातु कर्म में एल्युमिना का गलनांक एवं गलनांक उच्च एवं चालकता कम होती है, अतः इसमें क्रायोलाइट मिलाते हैं जो गलनांक कम कर देता है, वैद्युत चालकता को भी बढ़ा देता है। यानी कि जो मेरा एल्यूमिना है वो एल्यूमिना क्या होता है, इसका गलनांक काफ़ी ज़्यादा होता है एवं चालकता कम होती है। लेकिन जब इसमें हम लोग क्रायोलाइट को क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो गलनांक क्या हो जाता है, गलनांक कम हो जाता है और चालकता बढ़ जाती है ना। जनरली ये कर लिखना पड़ेगा आपको। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? एल्युमिनियम के वैद्युत धातु क्रम में ग्रेफाइट की छड़ की क्या भूमिका है, इसको समझाना है। कहता है ऑक्सीजन गैस एनोड पर उत्सर्जित होती है। यानी कि जो एल्युमिनियम का जो वैद्युत क्रम होता है उसमें हमें क्या करना पड़ता है, ग्रेफाइट का छड़ लगा देते हैं। और एनोड जो होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ऑक्सीजन गैस क्या होती है, उत्सर्जित होता है। तो ये लिखता है ऑक्सीजन गैस एनोड पर उत्सर्जित होकर ग्रेफाइट से क्रिया करती है और CO2 गैस बना लेती है। यदि ग्रेफाइट नहीं होता तो ऑक्सीजन एल्युमिनियम से क्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता, यानी फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड ही बन जाता, ग्रेफाइट नहीं होता तो। यानी कि हमें एल्युमिनियम के वैद्युत धातु कर्म में हमें ग्रेफाइट की छड़ लगाना पड़ता है जिससे ऑक्सीजन से बचाव हो जाता है एल्युमिनियम का। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 का है पहले मतलब प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक क्या है, प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। कहते प्राकृतिक बहुलक वैसा बहुलक जो प्रकृति में मुख्यतः पौधों एवं जंतुओं में मिलते हैं उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण स्टार्च है, प्रोटीन है, सेलुलोज है इत्यादि और भी बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। संश्लेषित बहुलक क्या होता है? वैसा बहुलक जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उसे संश्लेषित बहुलक कहते हैं, जैसे PVC, जैसे बुनायस, जैसे बुनायन इत्यादि, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि जैव निम्नीकृत बहुलक क्या है, डिफाइन करना है जैव निम्नीकृत बहुलक को। कहता है वैसा बहुलक जिसका जैव अपघटन किया जाता है उसे जैव निम्नीकृत बहुलक के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे क्या होता है, सेलुलोज होता है, जैव निम्नीकृत बहुलक का उदाहरण होता है ना, सेलुलोज होता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? कह रहा है अपचयी शर्करा क्या है, अपचयी शर्करा क्या है, यानी वैसा शर्करा जो टॉलिन एवं फैलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया करके अपचयी प्रकृति को प्रकट करता है उससे अपचयी शर्करा कहते हैं। अपचयी शर्करा का मतलब है जो टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ अभिक्रिया करके उससे क्या करता हो, अपचयित कर देता हो, यानी कि अपचयन प्रकृति को दिखाता हो, उसे अपचयी शर्करा के नाम से जानते हैं। जैसे में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, जैसे माल्टोज याद रखिएगा, उदाहरण याद रखना ऑब्जेक्टिव के लिए। अपचयी शर्करा का उदाहरण ग्लूकोज होता है, फ्रुक्टोज होता है और माल्टोज होता है प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। क्या कह रहा है? विद्युत रासायनिक सेल से आप क्या समझते हो? विद्युत रासायनिक सेल क्या है प्यारे विद्यार्थियों? वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है
उसे हम लोग विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। यानी कि जो मेरा रासायनिक ऊर्जा होगा प्यारे विद्यार्थी, इसको कहाँ बदल देगा, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। वैसा सेल को हम लोग वैद्युत रासायनिक सेल के नाम से जानेंगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि सेल नियतांक किसे कहते हैं। सेल नियतांक कहता है दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम लोग सेल नियतांक कहते हैं। यानी कि जी स्टार इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, L/A होता है जी स्टार। यानी कि दो इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी होती है और इलेक्ट्रोड का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल के अनुपात करना है, उसी को हम लोग सेल नियतांक के नाम से जानते हैं। 30 नंबर क्या कह रहा है, कोलराउस का नियम को लिखना है कि कोलराउस का नियम क्या है। कहता है अनंत अनुता पर किसी वैद्युत अपघट के तुल्यांक चालकता है उसके धनायन एवं ऋणायन के तुल्यांक चालकता के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं, कोलराउस का नियम कहते हैं। कि जो अनंत अनुता पर होता है वैद्युत अपघट के जो तुल्यांक चालकता होता है उसके धन आयन एवं ऋण आयन के तुल्यांक चालकता के योग के बराबर होता है, उसे कोलराउस का नियम कहते हैं। 31 नंबर पे आज क्या कह रहा है कि धात्विक चालक किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसमें धारा इलेक्ट्रॉन के कारण गमन करता है उसे धात्विक चालक कहते हैं। यानी कि धात्विक चालक वैसा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के वजह से धारा प्रवाहित होती है, उसे धात्विक चालक के नाम से जानते हैं। क्या कह रहा है 32 नंबर कि वैद्युत अपघटन चालक क्या है। कहता है वैसा चालक जिसमें वैद्युत धारा आयन के कारण गमन करता है उसे हम लोग वैद्युत अपघटन चालक कहते हैं। वैद्युत अपघटन चालक में आयन के द्वारा धारा जाएगा। ठीक है, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 का प्यारे विद्यार्थियों विद्युत वाहक बल को परिभाषित करना है। कहता है वैसा सेल या वैसा इलेक्ट्रोड विभव के अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल के नाम से जानते हैं। यानी कि दो सेल के इलेक्ट्रोड विभव लेना है और दोनों के जो अंतर आएगा उसको विद्युत वाहक बल के नाम से जानेंगे। 34 नंबर सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कहता है S/6 ज्ञात है जबकि OF6 ज्ञात नहीं है, क्यों, व्याख्या करना है प्यारे विद्यार्थियों। कहता है सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल उपस्थित होता है लेकिन ऑक्सीजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है। यही कारण है कि S/6 बनता है और OF6 नहीं बनता है ना प्यारे विद्यार्थियों। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ। कह रहा है कि HNO3 का क्वथनांक NH3 से क्या होता है, कम होता है, क्यों। कहता है NH3 अणु में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है लेकिन PH3 अणु में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। यही कारण है कि PH3 का क्वथनांक NH3 से कम होता है ना प्यारे विद्यार्थियों। NH3 का क्वथनांक कम होता है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। कह रहा है फ्लोरीन सिर्फ एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है जबकि शेष हाइड्रोजन विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करता है, क्यों। इसका रीजन क्या है। कहता है फ्लोरीन में खाली डी ऑर्बिटल उपस्थित नहीं होते हैं लेकिन अन्य हाइड्रोजन में डी ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं और विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कि शेष हाइड्रोजन ऑक्सीकरण अवस्था को ज़्यादा दिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है। कह रहा है अक्रिय गैस केवल एकजीय अणु ही सही यौगिक बनाती है, क्यों। कहता है कि जेनॉन के आयनीकरण ऊर्जा अपेक्षाकृत कम होता है अतः उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन हो गया, जैसे ऑक्सीजन हो गया, से संयोग कर ऑक्साइड या फ्लोराइड यौगिक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, BBI है। क्लोरो एसिटिक अम्ल से प्रबल क्यों होता है। कहता है क्लोरो एसिटिक अम्ल से प्रबल होता है क्योंकि कि क्लोरो एसिटिक अम्ल में जो विद्यार्थी होता है उपस्थित जो हाइड्रोजन परमाणु है वह इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला ग्रुप कार्बोजेलिक अम्ल की अम्लता को बढ़ा देता है ना। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड कनिजारो अभिक्रिया देता है जबकि एसिटल्डिहाइड नहीं, क्यों। कहता है फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अतः यह कनिजारो अभिक्रिया में भाग लेगा, लेकिन एसिटल्डिहाइड
अल्फा हाइड्रोजन रखता है, इसीलिए ये खनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि अक्रिय गैस एक परमाणविक होते हैं, क्यों? तो कहता है कि नोबल गैस के परमाणु कक्षा पूर्णतः भरे होते हैं, इसीलिए इनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने की प्रकृति नहीं होती है, जिसके कारण आपस में यह किसी अन्य तत्वों से संयोग नहीं कर पाता है, अतः यह परमाणु के रूप में ही रहते हैं। चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।